चलिए दोस्त, आज की क्लास में हम लोगों को भूमिदान और नए सम्राट ग्रामीण यहाँ से पढ़ना है। ठीक है ना। कह रहा है कि ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, यानी बहुत पहले से ही जो भूमिदान है जो है ना, यह पहले दिया जाता था। प्राचीन भारत में भूमि लोगों को दान में दिया जाता था, इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है ना। इसमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। भूमि हम जैसे मान लीजिए कोई राजा है, वह किसी भी अपने प्रजा में किसी आदमी को जमीन दान में दे रहा है तो उसको लिखवाता था अभिलेख में। ठीक है ना। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खोदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमि दान लेते थे। यानी जिसे राजा है ना, अपने प्रजा में किसी को देगा भूमि न जमीन दान में देगा ना, कि ये तुम लो जमीन लो दान में, तो उसको ना कभी कभी तो अभिलेख पे लिखवाता था, यानी पत्थर पे अभिलेख पे लिखवाता था। न तो कभी कभी ना वह तांबा पे खुदवा कर दे देता था कि ये लो तुम्हारा अथी है, यही है प्रूफ कि तुमको हम भूमि दान में दी है, ताकि कोई तुमसे कुछ मांगेगा नहीं। जैसे में आज के समय में हम लोग पेपर में सब कुछ लिखते हैं ना, तो उस समय पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग तरकुल के पतई पे लिखते थे। ठीक है ना। और तांबा पे लिखते थे। तांबा पे काहे लिखते थे, यानी खोद खोद के लिखते थे कि समय के साथ वह खराब न होके मिट के नहीं, बहुत दिनों तक चले। ठीक है ना। तो राजा क्या करता था, कभी कभी तो भाई साहब वो तांबा पे लिख देता था, ना तो कभी कभी पत्थर पे खुदवा देता था। किसको देता था, जो जिसको भूमि दान में दे रहा है ना, उसको देता था कि ये लो तुम्हारे पास तांबा का है। ठीक है ना। भूमि दान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। जो भूमि दान का जितना भी प्रूफ मिला है वो किसको दिया गया था, तो धार्मिक संस्था, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मठ को, ये सब लोगों को दिया गया था, चाहे ब्राह्मण को दिया गया था। अब बोले काहे जमीन दिया जाता था, तो भाई साहब जमीन इसलिए दिया जाता था कि मान लीजिए बहुत बड़ा मंदिर है, तो उस मंदिर को चलाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना, जमीन दिया जाएगा। उस जमीन में खेती करके ना उस मंदिर का देख रेख किया जाएगा, उसका होगा। ठीक है ना। इसीलिए राजा जमीन देता था। आगे हम बताएंगे, लास्ट में जिक्र करेंगे कि राजा जमीन काहे देता था। दो गो मनसब होगा, इतिहासकार बताए। ठीक है ना। उसको लास्ट में बताएंगे। कह रहा है कि अधिकांश अभिलेख संस्कृत में लिखे थे। जितना भी अभिलेख लिखा था ना भूमिदान वाला संबंधित में, ये सब संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है ना। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है और कुछ तमिल और तेलुगु जैसे स्थानीय भाषाओं में है। देखिए, जो अभिलेख लिखा जाता था भूमिदान के लिए, वह संस्कृत में लिखा जाता था, लेकिन संस्कृत बहुत से लोगों को नहीं आता था। जब संस्कृत नहीं आता था तो क्या किया जाएगा, तो भाई साहब तमिल और तेलुगु, जो कि आम चाल की आम लोगों की बोलचाल भाषा थी, इस लैंग्वेज में भी अभिलेख को लिखा जाता था। ठीक है ना, ताकि लोग समझे इस बात को। एक ऐसा अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। ठीक है ना। आइए एक ऐसा अभिलेख पर ध्यान से विचार करें। एक अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभावती गुप्त का अभिलेख। प्रभावती गुप्त जो थी ना, ये अब लिखवाई थी, खुदवाई थी अभिलेख। कह रहा है कि प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो ना, इसका शासनकाल 375 से लेकर 415 ईस्वी तक चला था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था, प्रभावती गुप्त। ठीक है ना। उसका विवाह दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। यानी दक्षिण दक्कन पठार के अगर जो राजा थे, इम्पोर्टेंट राजा थे, जो ताकतवर राजा थे, उसमें से एक ये भी था वाकाटक परिवार। ठीक है ना। तो इसी परिवार में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। ठीक है ना, वाकाटक परिवार में। संस्कृत धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी और उसे दान भी किया था। यानी देखिए, जो विधि ग्रंथ थे उसमें बताया गया था ना कि जो भूमि जमीन जायदाद होगा ना, इसमें महिलाओं का अधिकार ना होगा, लेकिन एक अभिलेख हमको ऐसा मिला है जिसको दर्शाया गया है महिला का नाम, यानी प्रभावती गुप्त का नाम दर्शाया गया है। और ये प्रभावती गुप्त तो देवे क्या है, साथ ही साथ यह दान भी दी है कि मैं प्रभावती गुप्त यह गांव इसको चलना स्वामी को दान में दे रही हूँ, ऐसे करके। ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है
कि कहीं कहीं चीज़ों का अपवाद हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये नियम राजाओं के घर में नहीं लगता होगा। इसका एक कारण यह हो सकता है कि क्योंकि वह एक रानी रानी थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक बिरला ही हो रहा। या बिरला मीन्स कहता है मतलब कि बहुत कम, ठीक है ना? बिरला मीन्स कहता है बहुत कम। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे उस समय के जो विधि ग्रंथ थे उसमें लिखा गया था कि जितने भी ज़मीन जायदाद होंगे इस पर किसका अधिकार ना होगा, तो महिलाओं का अधिकार ना होगा। जबकि उल्टा यहीं पर एक आपको अभिलेख मिल जाता है प्रभावती गुप्त का, उसमें महिला का अधिकार है। तो हमारे इतिहासकार ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है हमारे इतिहासकार ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है मतलब ये सब पे नियम नहीं लगता होगा, ठीक है ना? यह भी संभव है कि धर्म शास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। ये भी हो सकता है कि जो धर्म शास्त्र है ना, राजाओं के महल में नहीं इस्तेमाल किया जाता होगा, गरीब लोगों के लिए सब नियम होता होगा। अभिलेख में से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। ग्रामीण प्रजा के बारे में उस अभिलेख से पता चलता है, ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं ग्रामीण प्रजा के बारे में क्या पता चलता है। कह रहे कि इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसे क्या पता चल रहा है कि गांव में न सिर्फ किसान नहीं थे, गांव में दूसरे लोग भी थे, जिसमें आपका थे ब्राह्मण लोग थे, ठीक है ना? दूसरे लोग भी थे, ब्राह्मण हो गया, जो किसान हो गए, मतलब एक गांव में सब प्रकार के लोग रहते थे उस समय, ये कहना चाहता है ये। और ये क्या करते थे, राजा को टैक्स भी ये लोग देते थे, ठीक है ना? अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही देने पड़ते थे। कह रहा है कि देखिए कह रहा है ना कि प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख से हमें ग्रामीण प्रजा की पता चलता है, इनमें ब्राह्मण, किसान तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तु करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञा का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान उसे ही करने पड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि अभिलेख में ये भी लिखा गया है कि राजा ना क्या करता था, गाँव में ना एक ग्राम प्रधान बना देता था। चाहे मान लीजिए कि राजा को गाँव दे दिए किसी को, किसी आदमी को गाँव दे दिए दान में, तो उस गाँव का जितना भी टैक्स वैक्स होगा ना, लोग किसको जमा करेंगे? राजा को जमा ना करेंगे, उसी व्यक्ति को जमा करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद वो राजा के पास जमा कर देगा। इस प्रकार भूमि दान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि की माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र में दान किए गए थे। यानी कह रहा है कि भूमि जो दान की जा रही थी, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग, मान लीजिए किसी को कम मिल गया, किसी को 2 बीघा मिल गया, तो किसी को 100 बीघा मिल गया, ऐसे ऐसे मिला है, ठीक है ना, दान में। साथ ही भूमिदान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन की रणनीति थी। प्रोत्साहन की रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दूर होते राजनीति प्रभुत्व का संकेत मिलता है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुबला होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने का प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर मानव के कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए जमीन तो देता था राजा, लेकिन हमारे इतिहासकार है ना इसमें अपने आप में विवाद करते हैं। कहते हैं कि राजा जो जमीन देता था ना, दो गो के चलते देता था। पहल का कारण ना, कोई इतिहासकार कहता है ना जो राजा था ना जमीन काहे देता था दान में भाई, तो इसलिए देता था ना कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक, वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल है, खेती उती ना होता है, तो हमको और अपने गांव में खेती बढ़ाना है। जब खेती अधिकांश मात्रा में करेंगे तब ना हमारे पास अधिकांश मात्रा में अन्न आएगा, तब ना उसको हम बेचेंगे। तो खेती हमको अधिकांश मात्रा में करना है, तो हम क्या कहेंगे कि जाओ उस जंगल को काट के तुमको हम देते हैं, उस जंगल को 500 एकड़, उस एरिया को काट के तुम वहाँ पर खेती करो। तो इससे वो किसान को दान में मिल जाएगा ज़मीन, उसको दान में मिल जाएगा और खेती भी करेगा। तो जो खेती करेगा उसको टैक्स राजा को चाहिए करेगा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, उस राज्य का वृद्धि हुआ ना। पहले तो इतिहासकार ये मानते हैं। दूसरा पॉइंट, इतिहासकार ऐसा सोचते हैं कि राजा अब इसलिए दान देता था ज़मीन क्योंकि राजा को डर हो गया था, राजा कमज़ोर होने लगा था, कि अगर वो राजा को एक ही बात का डर लगा था ना कि अगर भाई जनता को अपने आप सपोर्ट करना है, जनता को अपने समर्थन में रखना है, तो जनता को कैसे समर्थन में रखें, तो जनता को दान दक्षिणा दो। जमीन जब किसी के पास जमीन नहीं है, आप उसको जमीन दीजिएगा और बोलिए कि आप मेरे साथ रहिएगा, तो आपके वो साथ ना रहेगा। तो राजा इसीलिए जमीन देता था।
ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है ना। राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पिछले अंश में देखा कि उनका निरंतर ढीला होता जा रहा था, इसीलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाह रहे थे। यानी राजा अपने आप को शक्तिशाली भी दिखाना चाहता था, ठीक है ना। ये है। अब हम पढ़ते हैं एक छोटे से गांव का जीवन। उस समय का छोटा सा गांव कैसा था, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। यानी कनौज के राजा कनौज का राजा है, उसका क्या नाम है, हर्षवर्धन। क्या नाम है, हर्षवर्धन नाम है, ठीक है ना। इसकी जीवनी लिखी गई है तो किस में लिखी गई है, हर्षचरित में, ठीक है ना। किस भाषा में लिखी हुई है, तो संस्कृत में। हर्षचरित एक पुस्तक है, जिस तरह से आपका इतिहास का एक बुक है ना, उसमें आप पढ़ते हैं ना चैप्टर, उसी तरह से हर्षचरित एक पुस्तक है। इसमें कनौज के राजा जिसका नाम है हर्षवर्धन, इसकी जीवनी लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, तो बलभद्र लेखक है, ठीक है ना। लेखक के बलभद्र। हर्षचरित के लेखक कौन है, बलभद्र, ठीक। अब करें हर्षवर्धन के राज कवि थे। ये जो आपके बलभद्र थे ना, ये जो हर्षवर्धन जब राजा था ना, उस समय इनके महल में रहते थे और ये राज कवि थे, ठीक है ना। सब राजा अपने महल में राज कवि रखता था, तो ये भी उनके महल में राज कवि थे, ठीक है ना। हर्षवर्धन के महल में राज कवि कौन थे, बलभद्र। इन्होंने ही लिखा है हर्षचरित संस्कृत भाषा में। किसकी जीवनी है, तो राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। उस समय ग्रंथ का एक अंश है, इसमें अब कहना कि इसी हर्षचरित में से एक गांव के हमको एथी मिला है, जो हर्षचरित बुक है ना, इस हर्षचरित बुक में लिखा है एक गांव के बारे में। उस गांव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। करें कि उस ग्रंथ का एक हिस्सा इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगलों के किनारे बसे बस्ती के जीवन के अतिरिक्त चित्रण किया गया है। जो विंध्याचल पर्वत है, इसके किनारे जो एक गांव है, उसी गांव के बारे में पढ़ेंगे, उस गांव में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। कह रहा है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जंगल है, और जहां धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्से को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ का अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। कहने का मतलब ये है दोस्त, जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के किनारे एक गाँव है, ठीक है ना। और उस गाँव जो है ना, उस गाँव से आप बाहर निकलिएगा तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, ठीक है ना। क्या है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और उस गांव में लोग रहते हैं, अपने खेत को जहाँ पर खेती करते हैं, उसके बाद धान काट के जिस खरियानी में रखते हैं, उस सबको आपस में बांट लिए हैं, ठीक है ना। ये लोग रहते हैं, ऐसे बुक में लिखा हुआ है आपके। और वे लोग ना उपजाऊ भूमि के हिस्से के छोटे छोटे टुकड़े आपस में बांट लिए हैं। यहाँ का अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घास से भरी ये, और जो लोग हैं ना खेती करने के लिए ना, यहाँ के लोग ना कुदारी का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे कि जंगल है, तो जंगल है तो खेत खेत में ऑटोमेटिक घास रहेगा। तो जब आप हर से जोतिएगा तो दोस्त उतना तो दिक्कत होगा ना, हर तो चलेगा नहीं, तो दिक्कत होगा। तो लोग कुदारी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, खेती करने के लिए। इस गांव के लोग बहुत कम हिस्से साफ है, जो भी है उसके काली मिट्टी काले लोहे जैसे दिखता है। यानी बहुत कम एरिया साफ है, चिकन है, लेकिन जो भी एरिया चिकन है वो बहुत टाइट मिट्टी है एकदम, कि उसको आप हल से नहीं जोत सकते, उसको कुदारिये से कोड़ना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्टर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे आलसी और सन भरी यात्रा में शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। कहने का मतलब ये है, इस गांव के लोग ना अपना मतलब शहरी जगह से कांटेक्ट रखते हैं, तो ये लोग सामान अपना इधर जैसे बेचते रहते हैं। जैसे मान लीजिए लोग गाँव में है, जंगल में, तो गाँव जंगल की चीज़ों को काट के लेकर शहर में बेचते रहते हैं, ठीक है ना। इससे मोर पंख हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया। आपको तो पता है ये लकड़ी का इस्तेमाल क्या होता है, ईंधन के लिए होता है। तो ये लोग जंगल से काट के लेके अपना शहर में बेचते हैं सामान वामान। जो ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बस से गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है, उनके सिरों पर जंगल के एकत्र किए गए फलों की टोकरियाँ थी। यानी जो उस गांव के पुरुष थे, वो लोग तो अपना सामान तो बेचते ही थे, साथ ही साथ जो महिलाएं थी ना, वो भी लेके दूसरे गांव में जाके सामान बेचती थी, सिर पे टोकरी रख के, ठीक है ना। ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक। आपको हम, हाँ, ये आपका खत्म कर चुका है। ये प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ना है। 21 पॉइंट को देख लीजिए, ठीक है ना। भूमिदान के बारे में प्रभावती गुप्त वाला
कह रहा है कि प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में यह कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुबुनो यानी गांव के गृहस्थ और कृषक, ठीक है ना, ब्राह्मणों और दांगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। उस आपके एक अभिलेख में लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि प्रभावती, ठीक है ना, ग्राम कुटुबिनो यानी गांव के गृहस्थ और कृषक किसान को, ठीक है ना, ब्राह्मणों और दांगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। यानी एक गांव है, उस गांव में सब लोग रहेंगे, तो कह रही है ना कि मैं प्रभावती गुप्त जितने भी गांव के गृहस्थी लोग हैं जो खेती वेती करते हैं और जो ब्राह्मण हैं, इस दांगुन गांव में जितने लोग हैं उनको मैं एक आदेश देती हूँ, ठीक है ना, लिखवा है अभिलेख पे। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चलना स्वामी को दान किया गया है। इनको आपको इनके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। यानी जो ये प्रभावती गुप्त है ना, ये जो है दांगुन गांव है ना, दांगुन गांव, इस दांगुन गांव का ना, जिसे मान लीजिए इसके महल में गए थे पूजा करवाने के लिए आचार्य चलना स्वामी, तो वहीं पर ना ब्राह्मण को भेंट में एक गांव दे दी, दान में दे दी। इसका क्या नाम है, गांव का नाम दांगुन गांव है। तो बोलिए ना कि जो ये जो चलना स्वामी है ना, इनको ना, जो आपका गांव दांगुन गांव है ना, हम चलना स्वामी को दान में दिए हैं, अर्थात आप लोगों को इनका बात मानना है, ठीक है ना, कहती है। कह रहा है कि एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियासतों का निर्देश भी देती हूँ। अग्रहार उसे कहते हैं, मतलब जिसे मान लीजिए कि ब्राह्मण को, किसी ब्राह्मण को भूमि दे दी, उसी को अग्रहार कहते हैं, ठीक है ना। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। जिस गांव को प्रभावती गुप्त दान में दी थी, उस गांव में ना पुलिस और सैनिक नहीं एंट्री करेंगे, ठीक है ना, बाकी दूसरे गांव में जाएंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारी को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाली जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है। यानी गांव में जब भी इस दांगुन गांव में अधिकारी लोग आएंगे सरकार के, तो ये लोग ना उन लोगों को कुछ टैक्स कुछ नहीं देंगे, उनके जानवर के खाने के लिए चारा भी नहीं देंगे, ठीक है ना, ये सब कह रही है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजस्व अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। यानी कहने का मतलब ये है, जो दांगुन गांव में लोग मदिरा बनाते थे, मदिरा बेचते थे, नमक बनाते थे, नमक बेचते थे, ये लोग टैक्स देते थे। अब इनको मुक्त है, आप लोग टैक्स नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, सिर्फ दांगुन गांव के लिए। इस गांव को खनिज पदार्थ और खाद्य वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूटे, फूल और दूध देने से भी छूटे। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों का सहित किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गांव हम दे दिए ना, इस गांव में जितना भी है ना, नर मादा जो कुछ भी है, छोटा मोटा बड़ा, सबको हम दान में दे दिए हैं, ठीक है ना। किसको, आचार्य चलना स्वामी को। इस राज्य देश को तेरहवें राज्य वर्ष में लिखा गया है और वे चंद्रकांत ने उड़ के, ठीक है ना, इसको इसको कब लिखा गया था, 13वें राज्य में लिखा गया था। दूसरा बात, इसको किसने लिखा था, तो चंद्रदास, ठीक है ना, चंद्रदास, सॉरी चक्रदास, ठीक, ये सबके लिखा था, चक्रदास लिखा था। और यहाँ पर ये एक पॉइंट सूत्र है, कह रहा है कि भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारी या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कहने मतलब ये भूमि के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग गांव में ऐसे लोग रहते थे जिन पर अधिकारी का अधिकार नहीं था, ये लोग कुछ देते ही नहीं थे उन लोग अधिकारियों को। तो उसमें कौन कौन लोग थे, तब पशुपालक जो अपना गाय चराते हैं, दूसरा संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुड़सवार तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। कहने का मतलब ये है, ये सब जितने लोग हम नाम रखे जो घूमने वाले थे, ये लोग ना राजा को कोई टैक्स वैक्स नहीं देते थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। अग्रहार उसे कहते हैं जो जमीन
ब्राह्मण को दे दिएगा ना, उसको अग्रहार बोलते हैं। और इन ब्राह्मणों से ना कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है ना। और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोग कभी, और जो जो ब्राह्मण लोग थे इनको ऑर्डर था कि आप स्थानीय लोगों से टैक्स वैक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। अगला हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे नगर और व्यापार से, ठीक। तो चैप्टर अगला हमारा खत्म ही होने वाला है, खत्म हो जाएगा 2 दिन में। चलिए ठीक है।